स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है अमलगमेशन। और इससे पहले दो पार्ट में हमने जाना कि अमलगमेशन क्या होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने देखा कि अमलगमेशन में जनरल एंट्री कैसे होती हैं, और वेंडर कंपनी की बुक्स में हम लोगों ने जनरल एंट्री अब तक की है। और आज हम करेंगे परचेजी कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री कैसे होती है वो आज हम देखेंगे। और जैसे मैंने आपको पहचान बताई थी, परचेजी मतलब ट्रांसफरी, तो ट्रांसफरी की बुक्स में किस तरह से हम जनरल एंट्री करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, ट्रांसफरी की बुक्स में जो एंट्री होती हैं वो दो तरह से होती हैं। पहला, अगर आपका जो अमलगमेशन है वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो, या फिर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो, तो दोनों ही सिचुएशन में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और उन डिफरेंस को पहचान करते हुए हम जनरल एंट्री आज हम करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन की जनरल एंट्री कर रहा हूं ताकि हमें आसानी से प्रैक्टिकली हम लोग इन जनरल एंट्रीज को समझ सकें। तो क्वेश्चन की जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर दो कंपनियां हैं, एक पी लिमिटेड है और एक एस लिमिटेड है। और ये कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2015 पी लिमिटेड टेक ओवर एस लिमिटेड ऑन द फ्लोइंग टर्म्स। तो पी लिमिटेड एस लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है, यानी कि पी लिमिटेड जो है वो हमारी ट्रांसफरी कंपनी है और एस लिमिटेड जो है वो हमारी वेंडर कंपनी है। तो आज हम ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में हम जनरल एंट्री कर रहे हैं। यहां पर कंडीशन क्या क्या दी है कि जो पी लिमिटेड है वो एस लिमिटेड को 3,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए में पेमेंट करेगी, 11,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वालों में पेमेंट करेगी, और जो इनके डिबेंचर हैं यानी कि जो एस लिमिटेड के डिबेंचर हैं उनके पेमेंट के लिए 12.5% वाले डिबेंचर इश्यू किए जाएंगे। इनके जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं वो 40,000 है, और इनके जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उनको हमें अगले 2 साल तक एडजस्ट करना है, अगले 2 साल तक हमें बुक्स में बनाए रखना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। दोनों ही मेथड में क्या क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस भी मैं आपको इन जनरल एंट्री के माध्यम से आज बताऊंगा। तो देखते हैं। सबसे पहले, अगर हमें अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो, तो मर्जर के लिए हम कर रहे हैं ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में एंट्री, यानी कि जो परचेजी कंपनी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परचेजी कंपनी की बुक्स में होती है बिजनेस को टेक ओवर करने की एंट्री। तो टेक ओवर हमारे पास एंट्री होगी सबसे पहली, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ एस लिमिटेड। तो हमने एस लिमिटेड के लिक्विडेटर से ये बिजनेस हमने परचेज किया है, तो इसलिए बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड। उसके बाद आप एस लिमिटेड की बैलेंस शीट पर आएंगे और उसकी जितनी भी असेट्स हैं, जितनी भी असेट्स वो सब आप यहां पर डेबिट करेंगे कि जितनी भी असेट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगी, आएंगी। तो कंपनी के पास आएंगी तो आने वाली चीज को हम लोग डेबिट करते हैं। तो फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट और करंट असेट्स अकाउंट डेबिट। तो जो भी बुक वैल्यू आपको दी है उस बुक वैल्यू पर हम इन सब चीजों को डेबिट करेंगे। उसके बाद जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं, सबसे पहला डिफरेंस यही आता है दोनों मेथड में। अगर अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है तो मर्जर में क्या होता है कि दोनों कंपनियों का आपस में विलय हो रहा है, दोनों कंपनियां मिल रही हैं और बिना किसी शर्त के, यानी कि जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज हैं वो हमें ट्रांसफर कंपनी की लेनी होती है। तो जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जितनी भी लायबिलिटीज, उन सब लायबिलिटीज को आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जैसे स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया हुआ है, डिबेंचर्स हमें दिए हुए हैं, करंट लायबिलिटीज हमें दी है ना, और साथ में बिजनेस परचेज, जितने का हमने बिजनेस खरीदा है इसके लिए हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, वो भी मैं आपको अभी निकालना बताता हूं। तो जितनी भी असेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको हम क्रेडिट में दिखाएंगे और जितनी भी असेट्स हैं वो डेबिट में। इसके बाद हमें बिजनेस खरीदा है हमने, तो उसके लिए हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना होता है। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें क्वेश्चन में मेंशन है। हम जो
पेमेंट कर रहे हैं वो 3,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वालों में पेमेंट कर रहे हैं, 35 लाख का, साथ में 11,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं 100 रुपए वाले 11 लाख के। तो इसलिए हमें टोटल पेमेंट जो करना है वो 46 लाख का करना है। तो ये पेमेंट मेथड से है, हमें क्वेश्चन में स्पेशली दिया हुआ है कि हमें पेमेंट कितना करना है, तो इसलिए हमने सीधा जो पेमेंट किया है वो हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लिया। तो 46 लाख का हमें पेमेंट करना है, तो 46 लाख हमने ऊपर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड में दिखाया है, और ये 46 लाख बिजनेस परचेज के नाम से हमें क्रेडिट में शो करना है। इसके बाद जो मर्जर मेथड होता है उसमें क्या होता है कि आप असेट्स का और लायबिलिटी का टोटल करेंगे और इनका जो डिफरेंस आएगा, ध्यान से सुनिए, जो डिफरेंस आएगा वो जनरल रिजर्व के नाम से आपको दिखाना है, और ये डिफरेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो AS 14 के अकॉर्डिंग मर्जर मेथड में क्या होता है कि अगर डिफरेंस क्रेडिट में आता है, ध्यान से सुनेंगे, अगर डिफरेंस क्रेडिट में आता है तो आप उसे जनरल रिजर्व के नाम से दिखाएंगे, लेकिन अगर बैलेंस डेबिट में आए तो स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, अगर डेबिट में आए तो आपको उसको जनरल रिजर्व में से ही रिटन ऑफ करना है। तो जब हम जनरल रिजर्व हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो उसमें से हम रिटन ऑफ करेंगे। क्लियर? उसके बाद फिर आता है पेमेंट का। अब हमें लिक्विडेटर को पेमेंट करना है। लिक्विडेटर को पेमेंट कैसे करेंगे? लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, कैसे कैसे पेमेंट कर रहे हैं, एक तो शेयर में कर रहे हैं और एक प्रेफरेंस शेयर में कर रहे हैं। तो शेयर और प्रेफरेंस शेयर में हम उनका पेमेंट कर देंगे। तो लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद स्टूडेंट्स जो डिबेंचर्स होते हैं उन डिबेंचर्स का पेमेंट हम अलग से करते हैं। क्यों? क्योंकि डिबेंचर कौन होता है? डिबेंचर कंपनी ने जिनसे लोन लिया हुआ है, तो लोन के बदले में जो डॉक्यूमेंट इशू किए हुए हैं उनको डिबेंचर। तो डिबेंचर का पेमेंट हम लिक्विडेटर को नहीं करते हैं, डिबेंचर का पेमेंट डिबेंचर होल्डर को किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि हमारे पास जो 12% वाली डिबेंचर है वो उनके बदले में जो ये नई कंपनी है वो 12.5% की डिबेंचर इश्यू करेगी। तो हमारे पास 12% वाली डिबेंचर वापस आएंगे और उनके बदले में 12.5 वाले डिबेंचर हम इश्यू करेंगे। तो उसकी एंट्री होती है 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12.5% डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं, दूसरा अंतर जो आता है वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस में आता है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं यहां पर उनका खर्चा, उनका जो पेमेंट होगा वो कैश में होगा। तो आप एंट्री करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 40,000 के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में शुरू में बताया था। और उसके बाद इन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को हम नई कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। अब स्टूडेंट्स ये तो था हमारा मर्जर मेथड। अगर नेचर ऑफ परचेज हो तो क्या क्या डिफरेंस आएंगे वो आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहली एंट्री बिजनेस परचेज करने की, और बिजनेस परचेज करने की जो एंट्री होगी वो बिल्कुल सेम होगी। आप देख रहे हैं यहाँ भी जो एंट्री है वही यहाँ पर है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ एस लिमिटेड, क्योंकि मेथड कोई सा भी हो, हमने तो बिजनेस खरीदना है ना, तो इसलिए एंट्री बिल्कुल सेम। दूसरा जो डिफरेंस आता है वो हमारा इस नेक्स्ट एंट्री में आता है, और सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में थ्योरी में बताया था कि मर्जर में तो क्या होता है कि एज इट इज जो बिजनेस होता है वो आपस में मिल जाता है, तो उनकी जितनी भी असेट्स है और लायबिलिटी है वो सब एक हो जानी है। लेकिन जो हमारा ये बिजनेस परचेज मेथड होता है, इस परचेज मेथड में क्या होता है कि दोनों कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग असेट्स और लायबिलिटीज ली जाती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे हम जितनी भी असेट्स हैं, असेट्स सारी लिए तो इसलिए असेट्स को डेबिट किया है, और क्रेडिट में आप देखेंगे सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी को क्रेडिट किया गया है। आउटसाइड लायबिलिटी को, जितने भी हमारे अदर रिजर्व हैं, जो स्टेचुरी रिजर्व है उसके बारे में कहा हुआ है कि आपको उसको 2 साल तक बनाए रखना है ना, तो हमने सिर्फ क्या किया है कि यहाँ पर जितनी भी अदर्स लायबिलिटीज हैं, डिबेंचर, करंट लायबिलिटीज है ना, उनको दिखाया है। बिजनेस परचेज जो हमारा ये कंसिडरेशन आया है, परचेज कंसिडरेशन है, उसको दिखाया है,
अब यहां पर जो डिफरेंस बचता है, आप देखेंगे इस मेथड में तो हमने उसको रिजर्व में दिखाया, जबकि परचेज मेथड में क्या होता है कि अगर हमारा डिफरेंस डेबिट पे आए तो उसको हम गुडविल के नाम से शो करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, अगर बैलेंस डेबिट में आए तो उसको गुडविल के नाम से शो करना है, और अगर क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व के नाम से आप शो करेंगे। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाएंगे, और ये इनका और इनके बीच का डिफरेंस है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन, हमें पेमेंट करना है, सेम एंट्री, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होते हैं, उन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को हम इस रिजर्व से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। उनको हम कैपिटल रिजर्व में पहले ट्रांसफर करते हैं और फिर बैलेंस शीट में रिजर्व में से एडजस्ट करते हैं। तो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो जितने भी हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं उनका हमने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद डिबेंचर के बदले में हमने नए डिबेंचर इश्यू करें, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12.5% डिबेंचर अकाउंट, सेम इसी तरह से। उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिजर्व के बारे में इन्होंने कहा है कि आपको इनको अगले 2 साल तक बनाए रखना है, और ये चेंज होता है कि अगर आपको कंपनी आपको स्पेशली क्वेश्चन में नोट दिया हुआ है कि हमें इसको बनाए रखना है, तो उस सिचुएशन में हम इसको यहां मत दिखाकर इसकी अलग से एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व बीइंग एंट्री फॉर मेंटेनेंस ऑफ द स्टैट्यूटरी रिजर्व फॉर द 2 more ईयर। तो इसको हमें अगले 2 साल तक बनाए रखना है, तो ये एंट्री की जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों जो डिफरेंस हैं ये समझ में आ गए होंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो जनरल एंट्री आती है वो मोस्टली ट्रांसफर की बुक्स में जनरल एंट्री आती है। तो आप इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।